नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ यानी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज आज होने जा रहा है। वनडे इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत पूरे विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप टॉप 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस वर्ल्ड कप का कौन प्रबल दावेदार है, टॉप 4 में किसके पहुंचने की उम्मीद है, इस वर्ल्ड कप से जुड़े तमाम समीकरणों के बारे में क्रिकेट एक्सपर्ट से आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। क्रिकेट के महाकुंभ का बिगुल बज चुका है। वनडे इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत पूरे वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के दौरान 46 दिनों तक क्रिकेट का जुनून सिर चढ़कर बोलेगा। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन 10 टीमों के बीच 45 दिनों में फाइनल समेत कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी टीमें बाकी 9 टीमों के साथ राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। इनमें से पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी और यहां जीतने वाली टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। वर्ल्ड कप का पहला मैच वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कौन सी 10 टीमें हैं जो इस बार वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। विश्व कप में वो 10 टीमें जो हिस्सा ले रही हैं: भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नीदरलैंड। वैसे तो क्रिकेट के इस महाकुंभ में खिताबी जंग के लिए 10 टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी, लेकिन खिताबी जंग तो कोई एक टीम ही जीतेगी। क्रिकेट के जानकारों की माने तो इस बार 3 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतने की सबसे मजबूत दावेदार टीमें मानी जा रही हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड भी पीछे नहीं है। ऐसे में किस टीम की वर्ल्ड कप जीतने की कितनी संभावनाएं हैं, आइए प्रतिशत से समझते हैं। भारत 21.9%, इंग्लैंड 17.3%, ऑस्ट्रेलिया 15.6%, दक्षिण अफ्रीका 14.1%, पाकिस्तान 11.6%, न्यूजीलैंड 8.5%, श्रीलंका 6.8%, बांग्लादेश 2.9%, अफगानिस्तान 1.3% और नीदरलैंड 0। 1975 में क्रिकेट के विश्व कप की शुरुआत जब इंग्लैंड में हुई तो कोई भी मेजबान देश 2007 तक विश्व चैंपियन नहीं बन सका। 2011 में भारत ने सिलसिला तोड़ा और विश्व चैंपियन बनने वाला पहला मेजबान देश बना। तब से 2019 के अंतिम विश्व कप तक मेजबान देश को ही विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल हो रहा है। इस बार भारत मेजबान है, ये है तो तथ्य, लेकिन टीम इंडिया के पक्ष में काफी कुछ इशारे कर रहे हैं। भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया चीफ प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का कैसा रहेगा शेड्यूल, आइए जानते हैं। 8 अक्टूबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में, 11 अक्टूबर को भारत बनाम अफगानिस्तान दिल्ली में, 14 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान अहमदाबाद में, 19 अक्टूबर को भारत बनाम बांग्लादेश पुणे में, 22 अक्टूबर को भारत बनाम न्यूजीलैंड धर्मशाला में, 29 अक्टूबर को भारत बनाम इंग्लैंड लखनऊ में, 2 नवंबर को भारत बनाम श्रीलंका मुंबई में, 5 नवंबर को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका कोलकाता में और 12 नवंबर को भारत बनाम नीदरलैंड बेंगलुरु में। ऑस्ट्रेलिया विश्व कप की सबसे सफल टीम है। भारत में 1987 में विश्व चैंपियन बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1999, 2003 और 2007 में खिताब की हैट्रिक लगाई और 2015 में अपने ही देश में विश्व चैंपियन बने। लेकिन 2019 में उसे सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे सफल टीम भारत है। भारत ने पहली बार साल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। वही दूसरी और आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बना था। वर्ल्ड कप का ये 13वां सीजन है और भारत के पास 12 साल बाद फिर से
वर्ल्ड कप खिताब जीतने का बड़ा मौका और इस मौके को रोहित एंड टीम गंवाना नहीं चाहेंगी। आइए अब एक नजर डालते हैं अब तक की विश्व विजेता टीमों पर। ऑस्ट्रेलिया ने 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में विश्व कप जीता। भारत ने 1983 और 2011 का विश्व कप जीता। वेस्ट इंडीज ने 1975 और 1979 का वर्ल्ड कप जीता। श्रीलंका ने 1996 का वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता। इंग्लैंड ने 2019 का वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप भारत में खेला जा रहा है। ऐसे में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टीम के खिलाड़ी फॉर्म में भी हैं और हाल ही में एशिया कप भी अपने नाम किया है। इसके बाद हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया का प्रदर्शन लाजवाब रहा। ऐसे में 12 साल बाद एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका है। टेस्ट रिपोर्ट, अनादि टीवी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले की अपडेट आपको बता देते हैं। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में टॉस जीत लिया है और बल्लेबाजी का फैसला लिया है, जैसी जानकारी मिल रही है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज हमारे स्पेक्टेटर्स जुड़ रहे हैं जो विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, और आज वो बताएंगे कि कैसा होने जा रहा है विश्व कप का ये मुकाबला, उनकी क्या राय है, क्या मौजूदा स्थिति है, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। 10 स्टेडियम, 10 टीमें, 48 दिन और रोमांचक मुकाबले। सबसे पहले अमिताभ जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच हो रहा है। लास्ट मैच उनका फाइनल हुआ था, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था, उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि इस बार सिर्फ भारत जो है सारे मैचों की मेज़बानी करने जा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब से पहले तक जब हम बात करते थे कि जो भी टीम मेजबानी करती है उसके चांसेस कम होते हैं जीतने के, लेकिन 2011 में जब भारत जीता, उसके बाद 2015 में ऑस्ट्रेलिया और फिर 2019 में इंग्लैंड में मैच हुआ, वहां पे इंग्लैंड जीती। तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि होम ग्राउंड पे जो टीम जिसके यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा होता है उसके जीत के चांसेस अब बढ़ गए हैं। ये बड़ा बदलाव कैसे आया और इसे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आपने सही समीक्षा करी कि चीज़ें काफ़ी बदली हैं। और लास्ट 2-3 वर्ल्ड कप देखेंगे, जो मिथ था कि जो होस्ट कंट्री होता है वो कभी वर्ल्ड कप जीतता नहीं है, वो चीज़ बहुत बदली है। बैक टू बैक जो होस्ट कंट्रीज़ हैं वो लगातार जीत रही हैं वर्ल्ड कप, चाहे वो इंग्लैंड की बात हो, भारत की बात हो, तो सिलसिला चल निकला है। तो मेरे ख्याल से सब चीज़ों में जो मैच जीता जाता है, हारा जाता है, उसमें कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन होती है होम कंडीशंस को जानना। होम कंडीशन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होती है। दूसरी बात एक होता है ऑडियंस, स्पेक्टेटर सपोर्ट। जब ग्राउंड में जाते हैं, जब 30,000 से लेकर 50,000, 60,000, 70,000 दर्शक एक तरफा आपके लिए आपका हौसला बढ़ाते हैं, तब टीम का मनोबल बहुत बढ़ जाता है। और आधा मैच गेम ग्राउंड के अंदर खेला जाता है और आधा ग्राउंड के बाहर खेला जाता है। हर क्रिकेटर ये बात जानता है अच्छे से। तो इस तरह से भारत पे उम्मीदों का दबाव तो रहेगा, लेकिन होम कंडीशंस का एडवांटेज निश्चित रूप से भारत के साथ रहेगा। और जैसा आपने कहा, जो टीमें होस्ट कर रही हैं वो लगातार जीत रही हैं, तो इस बार भी मुझे लगता है सब कॉन्टिनेंट टीम्स का जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। निश्चित रूप से हमारे साथ भुवन भी जुड़ चुके हैं, क्रिकेट कोच है। भुवन जी, आवाज़ आ रही है आप तक? जी कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। भुवन जी, जैसा कि आपने अमिताभ जी को सुना कि होम ग्राउंड में खेलने के बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन जैसा कि आईसीसी ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार जो पिच बनाई जा रही है उसमें खास तौर से इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि पिच पे घास अच्छे से होनी चाहिए। जबकि नॉर्मली हम इंडियन ग्राउंड्स पे देखते हैं तो घास आमतौर पे कम देखने को मिलती है, टर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्या इस निर्देश का कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा हाई स्कोरिंग मैचेस जैसा कि कहा जा रहा है? बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं आएगा। इंडिया में जितने भी विकेट बनाए जाते हैं वो अधिकतर या तो आपको टर्नर मिलेंगे या फिर आपको फ्लैट विकेट मिलते हैं। और वर्ल्ड कप में जो मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है कि आपको फ्लैट विकेट मिलेंगे। घास उस पर छोड़ी जाएगी, उसके बाद भी इतना ज्यादा फर्क घास पे विकेट पे दिखेगा नहीं कि बॉल कट हो रहा हो। तो मेरे हिसाब से बड़ा स्कोरिंग मैच देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से हमारे साथ मनीष शुक्ला जी भी है स्टूडियो में। मनीष जी, आपने दोनों को सुना, होम ग्राउंड को लेके बात तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो निर्देश जारी हुए हैं, इस बार जो टूर्नामेंट होने जा रहा है और जो खास 10 स्टेडियम्स चुने गए हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या रणनीति के साथ भारत इस बार उतरने जा रहा है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और जैसा कि आपने हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी विकेट्स और इसके बारे में बताया, और जहाँ तक सवाल ग्राउंड का है और भारत की टीम का किस स्ट्रेटजी के साथ
इस टूर्नामेंट में उतरेगी। तो ग्राउंड्स जहाँ तक इस बार जो लिए गए हैं, इसमें मैक्सिमम जो ग्राउंड्स में इस बार के जो नियम आए हैं उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 70 यार्ड्स की बाउंड्री होना कंपलसरी कर दिया गया है, जो कि लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि। तो इस बार जितने भी ग्राउंड्स आए में जब मैचेस खेले जाएंगे वह आपको 70 या 70 ग्राउंड यार्ड से ज़्यादा बाउंड्री वाले ग्राउंड्स रहेंगे, जिससे कि आप अगर देखेंगे तो बॉलर्स को इस टूर्नामेंट में पूरा मौका मिलने वाला है, खासकर स्पिनर्स को। तो भारतीय टीम भी कोशिश यही करेगी कि हम हमारे पास जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें। और एक जो अभी जो इस टूर्नामेंट्स में या 2020 मैचेस जो ज़्यादा खेलने के दौरान इस टूर्नामेंट्स में या इस क्रिकेट में चेंज आया है, उसमें जो टीम 50 ओवरों को प्रॉपरली एक्यूमुलेट करके या एनालिसिस करके मैं अपनी पारी को आगे बढ़ाएगी, उस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। निश्चित रूप से। अर्पित जी, बात हो रही है पिचेस को लेकर। मनीष जी ने बात की कि स्पिन जो है एक बड़ा फैक्टर है, खासतौर से इंडिया के लिए हमेशा से स्पिन बॉलिंग एक बड़ा फैक्टर रहा है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में हमने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट देखा, उसमें हमने देखा कि एडम जंपा की बॉलिंग जो है काफ़ी हद तक हावी हुई। भारतीय गेंदबाजों की बॉलिंग हमने देखी, शानदार रही, खासतौर से मोहम्मद सिराज ने इस तरह की बॉलिंग की। लेकिन स्पिन फैक्टर किस तरह से वर्क करेगा इस वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी? खैर, जहाँ तक स्पिन फैक्टर की बात की जाती है तो वो विकेट के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। जैसे जैसे मैचेस होते जाते हैं ग्राउंड पर, और यहाँ पर ग्राउंड को मेंटेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा क्यूरेटर्स के पास, क्योंकि हर स्टेडियम को या फिर हर एसोसिएशन को 5-5 मैचेस मिले होस्टिंग करने के लिए। सो जैसे जैसे मैचेस होते जाएंगे टर्फ पर, उतना ज़्यादा विकेट टूटेगा जल्दी और उतना ज़्यादा स्पिन होगा बॉल, और उतना ही ज़्यादा सब कॉन्टिनेंटल टीम्स को दिक्कत होगी। क्योंकि हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड, ये कई बार इनका टॉप ऑर्डर जैसे ही निकल जाता है और जब विकेट्स गिरते हैं अर्ली, तो स्पिन पर इनको काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी रन बनाने में दिक्कत होती है इन्हें। और जिस हिसाब से अभी हमारे पास कुलदीप यादव जिस हिसाब से टर्न कर पा रहे हैं बॉल को, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा इंडिया का स्पिन अटैक यहाँ पर। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि अभी अक्टूबर अपने यहाँ का क्रिकेटिंग सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है, तो विकेट उतने डेड नहीं हो पाए होंगे, विकेटों में काफ़ी जान मिलेगी। तो बॉलर्स के लिए इस समय मेरे ख्याल से काफ़ी मौका रहेगा, और ठंड की शुरुआत भी हो गई है तो बॉल में मूवमेंट भी हमें देखने मिलेगा इस बार। जी, इसी पे आना चाहूँगा अमिताभ जी, क्योंकि हर बार टूर्नामेंट जो होता है फरवरी मार्च के समय होता है, इस बार नवंबर में खेला जा रहा है इंडिया के अंदर। और इससे पहले जब यूएई में T20 चैंपियनशिप हुआ था, उसमें इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी और आलोचना भी हुई थी कि ड्यू फैक्टर के कारण आधे मैच तय हो गए थे। यानी कि अगर कोई टीम जो है सेकेंड इनिंग में चेस करती है, उसके मैक्सिमम चांसेस थे जीतने के, और रिजल्ट भी वैसा ही रहा। जब एनालिसिस किया गया बाद में पूरे T20 चैंपियनशिप का, तो ड्यू फैक्टर क्योंकि इस बार इंडिया में हो रहा है कि ड्यू फैक्टर इतना ही कारगर साबित होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। जी बिल्कुल, ड्यू फैक्टर कई मैचों में हमने देखा कि लॉटरी की तरह टॉस काम करता है। कई सीरीज ऐसी हुई कि जहाँ पे टॉस से ही मैच की जीत और हार 80-90% तय हो गई। अभी भी जो मौसम बदल रहा है, जैसे मनीष जी ने बताया अक्टूबर, अभी नवंबर आएगा, और इंडिया जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इतना फैला हुआ है, इतनी विभिन्नताएं हैं, तो टॉस और ड्यू फैक्टर ज़रूर आएगा। आप चले तो चेन्नई में अभी ड्राई सीजन मिलेगा आपको साउथ साइड, ये कोस्टल एरिया में आएंगे तो जो शामें होंगी थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, सेंट्रल जो रीजन है वहाँ भी शामें धीरे धीरे ठंडी होने लगेंगी। तो ड्यू फैक्टर 100% वर्क करेगा इंडिया में, और कुछ मैच आप देखेंगे कि ड्यू फैक्टर से काफ़ी कुछ टीमों को फ़ायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, डिपेंड करेगा कि वेन्यू कौन सी है। विकेट, मनीष जी ने जैसा बोला कि विकेट बहुत ज़्यादा टूटेंगे नहीं, क्योंकि सीज़न की शुरुआत है, बारिश के बाद विकेट्स को ब्रेक मिला, और कुछ जैसे ग्रास छोड़ी गई है आईसीसी के निर्देश अनुसार, तो इंडिया की ग्रास से बहुत ज़्यादा इंग्लिश कंडीशन क्रिएट नहीं होती हैं, इतनी ग्रास छोड़ी जाती है क्योंकि नीचे की सरफेस जो इंडिया की है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, उतनी हार्ड सरफेस नहीं होती। ग्रास छोड़ने से बल्कि और वो बैटिंग पैराडाइज होती है, बॉल अच्छा बल्ले पे आता है जी। तो आपने जो बोला ड्यू फैक्टर, बिल्कुल डिपेंड करेगा कि वेन्यू कौन सी है, और अभी शुरू हो रहा है टूर्नामेंट, 1 महीने बाद सीज़न चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा। तो बीइंग अ ज्योग्राफी स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि ड्यू फैक्टर विल प्ले अ बिग रोल इन दिस टूर्नामेंट। जी,
इससे पहले अगले फैक्टर पे आऊँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि कल जब सारे जो 10 टीम के कैप्टन एक साथ आए थे तो एक रिपोर्टर ने सवाल उनसे किया था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जिनका आज मैच हो रहा है उसको लेकर, जो उसका रिजल्ट डिसाइड किया था कि जितने मैक्सिमम चौके छक्के मारे उसको लेकर, और उनका बड़ा ही मजेदार जवाब आया था रोहित शर्मा का इस पर। तो आप इसे क्या कहना चाहेंगे? रूल तो चेंज किया है, जाहिर तौर पर ये माना गया शायद आईसीसी की तरफ से कि ये जो रूल है वो गलत बनाया गया है, जिसमें सीधे तौर पर चौके छक्के पर आपने मैच तय कर दिया। अब जो चीज़ें चेंज करी है कि रन रेट के हिसाब से अगर कभी ऐसा हुआ कि मैच में अगर मैच टाई हुआ और जो सुपर ओवर है वो भी टाई हो गया, तो अब नेट रन रेट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। इस फैसले को सही मानते हैं मनीष जी? देखिए, जहाँ तक सवाल मैच टाई होने की कंडीशन में सुपर ओवर्स पे मैच जाएगा और सुपर ओवर भी टाई होता है, तो उस कंडीशंस में हमारे पास कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता है कि क्योंकि आपने डिसाइड कर दिया है कि आपको रन रेट पे ही जाना है और कोई तरीका हमारे पास है नहीं। या तो फिर एक जैसे अपन हॉकी में उसमें करते सडन डेथ वाली कहानी रहती है कि सुपर ओवर को कंटिन्यू करा जाए जब तक कि कोई डिसाइड ना हो पाए, कोई मैच का नतीजा ना निकल पाए। लेकिन आईसीसी ने अगर ये सोचा है तो मेरे ख्याल से रन रेट एक अच्छा ऑप्शन होगा निश्चित रूप से। अब बात करेंगे टीम कंसिस्टेंसी की। इससे पहले जब हम बात करते हैं तो हमें पूरा इंडिया का पुराना इतिहास हम देखें तो एक 20s का टाइम था जब हमारे पास एक सॉलिड टीम थी। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर ओपनिंग थे, उसके बाद हम राहुल द्रविड़ देखते थे और उनके साथ युवराज सिंह, तो ये कंसिस्टेंसी हमने देखी। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का टाइम आया, हमने सुरेश रैना, युवराज सिंह, गौतम गंभीर जैसा एक कंसिस्टेंसी देखी। आज जो इंडिया टीम हम देख रहे हैं उस पर क्या राय है? क्योंकि एक कंसिस्टेंसी हम रोहित शर्मा, विराट कोहली और अगर लोअर ऑर्डर में कहें तो हार्दिक पांड्या के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की बात आती है तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो उसे ऑप्शंस कहेंगे, कन्फ्यूजन कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले अमिताभ जी, फिर आपके पास भुवन जी, आपके पास आऊँगा इस पर। जो कंसिस्टेंसी वाली बात करी आपने और इंडियन टीम में जहाँ तक सवाल है, तो कहते हैं कि टू हैव अ गुड हेडेक, एक अच्छे हेडेक पे इंडियन सेलेक्टर गुजर रहे हैं जहाँ पे हर स्पॉट के लिए दावेदार मौजूद हैं। और जिस तरह से उनकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है हर स्पॉट, चाहे आप ओपनिंग स्पॉट देखिए, चाहे 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, बहुत सारे प्रतिभाशाली ऐसे खिलाड़ी इंडियन टीम के पास बेंच स्ट्रेंथ में हैं जो किसी और टीम में होते तो आज टीम का हिस्सा होते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडियन टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक काफ़ी कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक टाइम टेस्टेड है, उनको पर्याप्त सीरीज दी गई हैं, उन्होंने प्रूव किया टाइम एंड अगेन। और एक काफ़ी लंबा सिलसिला चला राहुल द्रविड़ जी की अगुवाई में, जहाँ पे बहुत अदर सारे प्लेयर्स को अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग परिस्थिति में टेस्ट किया गया। तो अब आपके पास उस सारा निचोड़ कहते हैं जो तत्व है वो आपके पास आ गया है, और जो अब टीम बनी है मुझे पूरी आशा है कि टाइम टेस्टेड टीम है और ये टीम काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन अमिताभ जी, इस पर एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि अगर हम देखें बहुत लंबे समय से तो ओपनिंग ऑर्डर में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन रहा है। वीरेंद्र सहवाग रहे, गौतम गंभीर उनके साथ रहे हैं, उससे पहले भी हम देखते हैं कि ओपनिंग ऑर्डर किस तरह का रहा है। इस बार ऐसा हो रहा है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे और फिर राइट हैंड विराट कोहली आएंगे। तो क्या ये जो राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, क्या उसको ब्रेक करने के लिए कुछ और स्ट्रैटेजी हो सकती है इंडियन टीम की? बिल्कुल हो सकती थी। देखिए, कुछ तो इंजरीज ने और कुछ क्रिकेटर्स का अभी हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं, जो इंडिया के टॉप बैटर्स हैं, वो फॉर्चुनेटली कहिए अनफॉर्चुनेटली कहिए सब राइट हैंडर्स हैं। टीम जब बनाई जाती है तो बेसिकली सबसे अच्छे प्लेयर्स को ही टीम में डाला जाता है। तो टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक इंडिया के पास जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है उनका थोड़ा सा शॉर्टेज है। आपने बताया कि जब टीम पहले हमारी वर्ल्ड कप जीती तो गौतम गंभीर जैसे लेफ्टीज थे, तो अभी अगर लेफ्टीज बैट्समैन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये इंडिया का दुर्भाग्य कह सकते हैं। क्योंकि कभी कोई बॉलर आता है बहुत अच्छा, जो राइट हैंडर्स को बॉल डालता है, अच्छा आउटस्विंग बॉलर होता है, कई बार वो टॉप ऑर्डर को पूरा साफ कर देता है। हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग करी तो उनका बॉल जिस ढंग से अंदर आया, तो इस तरह से जो कोई बॉलर किसी रिदम में है तो वो रिदम उस बॉलर का ब्रेक नहीं होता, क्योंकि उसको एक ही तरह के बैट्समैन मिलते हैं। राइट ही बैट्समैन है तो कहते हैं ना कि टप्पा सेट हो जाना, देसी भाषा में बोलते हैं जी, तो टप्पा सेट करके वो बॉल फेंकता जाता है। तो आपकी बात से सहमत हूँ। अगर कोई हमारे टॉप ऑर्डर में दो और टॉप और मिडिल ऑर्डर मिला के 2 बैट्समैन लेफ्टी भी होते तो ये इंडिया टीम के लिए एडेड एडवांटेज होता। लेकिन जो राइट हैंडेड बैट्समैन टीम में हैं वो बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो वो फ़ायदा हो सकता था। लेकिन अभी जो टीम है हमारे पास वो पैक्ड विद द राइट हैंडेड बैट्समैन है। भुवन जी,
इंडियन बैटिंग लाइनअप की बात हो रही है। ओपनिंग में शुभमन गिल, उनके साथ है रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली, उसके बाद कौन? केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, फिर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। इंडियन बैटिंग लाइनअप को किस तरह से देख रहे हैं? और ये जो राइट हैंड कॉम्बिनेशन है पूरा एक के बाद एक सिलसिलेवार चले आ रहा है, क्या ये एक माइनस फैक्टर है? जैसा अमिताभ सर ने भी बोला कि लेफ्टी की हमारे पास जो लेफ्टी बैट्समैन की शॉर्टेज है, तो वो शॉर्टेज है, तो अभी आप इस कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। शॉर्टेज है तो शॉर्टेज है, लेकिन सर ने जो बोला है कि जो राइटी बैट्समैन है वो सब मैच्योर बैट्समैन है और सबने अपने आप को प्रूव करके रखा हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी जिस हिसाब से इंडिया बैटिंग कर रहा है, आपने जो बोला कि ओपन में शुभमन गिल और रोहित शर्मा बैटिंग करेंगे, 3 नंबर विराट कोहली खेलेंगे, 4 नंबर पे मेरे हिसाब से केएल राहुल को ही खेलना चाहिए, क्योंकि अभी वो पिछले जितने ही मैचों में उन्होंने 4 नंबर बैटिंग करी, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 100 भी लगाया इंडिया के लिए उन्होंने। और 5 नंबर पे जो बैटिंग का आएगा, अब आपके पास 5 नंबर का जो ऑप्शन आता है श्रेयस अय्यर और एक लेफ्टी बैट्समैन ईशान किशन। अब ये मैनेजमेंट का और कैप्टन का कॉल रहेगा कि वो इस नंबर पे किसको बैटिंग कराते हैं, फिर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। जी निश्चित रूप से। अर्पित जी, बैटिंग लाइनअप की बात हो रही है, ईशान किशन ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर बात करें इंजरीज की, तो केएल राहुल रिकवर कर रहे हैं इंजरी से और अब सीधा वर्ल्ड कप खेलने, ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेली नहीं है, तो किस तरह से देख रहे हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप को? और ओपनिंग ऑर्डर तो हमारा सबसे इस वक्त सुपर हिट चल रहा है। अगर देखा जाए तो शुभमन गिल का जो 1 साल का फॉर्म रहा है वो आउटस्टैंडिंग रहा है, तो पूरी बैटिंग लाइनअप को किस तरह से देख रहे हैं? इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप काफ़ी अरसे के बाद इतना डेप्थ देखने मिला है हमें। जैसा कि आपने अभी शुरू में चर्चा उठाई थी कि 2003 और 4 के आसपास जब सौरव गांगुली लीड करते थे, तो एक बहुत बड़ा डेप्थ था हमारे बैटिंग लाइनअप में। सहवाग, सचिन, उसके बाद सौरव, और फिर उसके बाद एक कतार सी लगी रहती थी बल्लेबाजों की। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे रोहित शर्मा और जैसा कि आपने बताया शुभमन गिल ऑलरेडी सुपर हिट कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास विराट कोहली है, इसके बाद हमारे पास श्रेयस अय्यर या केएल राहुल है, ईशान किशन है, और इसके बाद भी अगर ये पूरा टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर भी जाता है तो आप देखोगे कि हार्दिक पांड्या या फिर हमारे पास रविचंद्रन अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग करना जानते हैं स्लॉग ओवर्स में, तो यहाँ पर जो डेप्थ है वो काफ़ी अरसे के बाद इंडियन टीम की सेट देखने मिली है। और निश्चित तौर पे जहाँ पे लेफ्टी और राइटी की कॉम्बिनेशन की बात आ रही है वो काफ़ी इफेक्ट कर जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए राइटी और लेफ्टी बैट्समैन साथ में बैटिंग कर रहे होते हैं और अगर एक ओवर में 6 सिंगल निकालते हैं तो 6 बार फील्ड चेंज करना पड़ता है, तो उससे जो अपोनेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा काम करना रहता है अपनी स्ट्रेटजीज़ पर। सो ये एक माइनस पॉइंट ज़रूर होगा कि हमें एक और लेफ्टी बैट्समैन होना चाहिए था, ताकि वो जो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है वो सिमेट्रिकली चलता रहता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो भी बैट्समैन है टॉप ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में, वो इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि इस माइनस पॉइंट को कहीं ना कहीं वो कोप अप कर जाएंगे। इस चीज़ में एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम रविंद्र जडेजा को एज ए फ्लोटिंग उसमें अगर आपको कहीं सामने वाली टीम को डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब करना है तो कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वो एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं सामने वाली टीम या बॉलर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, अब इस पे एक और चीज़ जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, खासतौर से जो बड़े चैंपियनशिप होते हैं उसमें जो डेप्थ की बात कर रहे थे अर्पित जी की, बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप देखने को मिलता है, ये जो ऑलराउंडर फैक्टर है इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि कोई एक खिलाड़ी है जो बॉलिंग में बेहद शानदार है लेकिन बैटिंग उसकी एवरेज है, तो अब जो कुणाल ठाकुर हो गए या फिर अगर हम बात करें रविचंद्रन अश्विन की या फिर रविंद्र जडेजा, हालांकि वो फील्डिंग से भी इतना शानदार खेलते हैं कि कहीं ना कहीं मैच पलट के रख देते हैं, तो ये जो ऑलराउंडर फैक्टर है वो कितना वर्क करता दिखाई देगा? सिर्फ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं, इंग्लैंड भी है और पाकिस्तान भी। देखिए, आपने खुद ही जैसा बताया कि ऑलराउंडर फैक्टर जो है इस विश्व कप में पार्टिसिपेट कर रही सभी टीमों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहेगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि हमारे पास एक अगर बैट्समैन है तो सिर्फ वो बैटिंग करके और चीज़ों को हम उसको अपनी टीम में जगह दे दें। कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सचिन के टाइम पे रहा या सहवाग के टाइम पे रहा, लेकिन वो टाइम अब जा चुका है। अब हमारे पास जो हम प्लेइंग 11 लेके जाएंगे उसके लिए उसको हर फील्ड में दक्ष होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। अगर वो फील्डिंग कर रहा है तो कम से कम 25 रन 20 रन हमारे को रोक के दे। तो ऑलराउंडर का मतलब ही ये होता है कि क्रिकेट की सारी फील्ड में वह व्यक्ति या वह खिलाड़ी पूर्णतः परिपक्व होना चाहिए, और जिस टीम के पास ऑलराउंडर्स ज़्यादा होंगे या संख्या ज़्यादा होगी उसके चांसेस उतने ही अधिक इस टूर्नामेंट में जीतने के रहेंगे। यह मेरा मानना है। बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। मनीष जी, आप ही से शुरू करते हैं।
बॉलिंग आज के समय में अगर आप देखें तो कौन सी टीम है जो सबसे ज़्यादा कंप्लीट टीम नज़र आ रही है इस वर्ल्ड कप में, स्पिन और पेस और ख़ासतौर से स्विंग बॉलिंग के हिसाब से? देखिए, जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है, इसमें अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा बॉलिंग अटैक है, मीडियम पेसर और स्पिन का मिला के। इसके साथ भारत में की तरफ देखें तो भारत में आपके पास मीडियम पेसर और स्पिनर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड के पास भी, जहाँ तक मेरा मानना है कि जितनी टीमें आई हैं अभी इस टूर्नामेंट में खेलने, इनके पास मीडियम पेसर्स या फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर सभी टीमें इस टूर्नामेंट में उतर रही हैं। और चूँकि वर्ल्ड कप खेलने आए हैं तो और भारत की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हर देश अपनी तैयारी करके आया है, जिसमें वह प्रॉपर बैलेंस करके टीम लाया है, जिसमें उनके पास स्पिन अटैक भी है और मीडियम पेसर भी। चलिए ठीक है, अब समय और इजाज़त नहीं देता, लेकिन जाते आते आप सभी से एक सवाल करना चाहूँगा। आप सभी की 3 फेवरेट टीमें जो आपको लगती है सेमीफाइनल में पहुँचेंगी ही। सबसे पहले मनीष जी आपसे, फिर आप बाकी सब अपने अपने नाम बताइए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अमिताभ जी? इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान। अर्पित जी? इंडिया, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। भुवन जी? इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो विश्व की नंबर 1 टीम भारत जो इस वक्त T20 टेस्ट मैचेस और वनडे तीनों में नंबर 1 पर चल रही है। विश्व की सबसे शानदार टीमों का ये मुकाबला हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। शानदार मुकाबला और सबसे ज़्यादा मोस्ट एंटिसिपेटेड मुकाबला जो 14 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसका सभी को इंतजार है। आज मैच शुरू हो चुका है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा महामुकाबला क्रिकेट का भारत की सरजमी पर। 48 दिन क्रिकेट महाकुंभ के। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नाद टीवी। नमस्कार।